हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, समय हो गया है 8 बज गया है और 8 बजे हम लोग करते हैं डेली वोकैब। और डेली वोकैब की सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो चूंकि पीछे हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आज हम लोग करने वाले हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। हम लोग पूरे वीक जितने भी वोकैबुलरी के अलग अलग सेगमेंट है, चाहे एंटोनेम्स, सिनोनेम्स, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस या होमोनेम्स हो या फ्रेजल वर्ब, इन सब पे हम लोग बात करते हैं अलग अलग दिन। तो आज के दिन में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसका आपके सामने एक शेड्यूल भी दे दिए हैं कि शेड्यूल किस तरीके से हम लोग का चलता है, कौन से दिन किसको हम लोग कवर करते हैं, और इस तरीके से हमारा जो वोकैबुलरी है उस वोकैबुलरी के हर सेगमेंट, हर पार्ट को कंप्लीट हम लोग कवर कर पाते हैं। तो ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज कौन से, इडियम्स एंड फ्रेजेस को। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस अभी जो हम लोग सीरीज लेकर के चले हैं, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर से हैं। ठीक है, ये सारे आपके प्रीवियस ईयर से हैं और ये सारे ट्रेडिशनल्स होते हैं, ये सारे रिपीटेड होते हैं, ये बहुत बार रिपीट करके पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इन सबको अभी बेसिक में अभी शुरुआत के दौर में है, तो सबसे पहला आपका जो फर्ज बनता है, इन सबको एक बार बढ़िया से पढ़ना, बढ़िया से समझना, इसके मीनिंग को जानना और एक दो बार थोड़ा सा इसको बार बार बोल बोल करके, ठीक है, एक तरह से रट लेने की कोशिश करना है, याद करने की कोशिश करना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो नए नए जितने सारे इडियम्स बनते जाते हैं या फिर नए नए इडियम्स जो कि न्यूज़ एडिटोरियल में हो या फिर न्यूज़ चैनल में हो या फिर जो सामने में डिस्प्ले हो पाता है, उन सारे सोर्सेज से उठा करके उसको कंपाइल करते हैं। और मोस्ट फ्रिक्वेंटली देखा जाता है कि वो सारे इडियम्स का पूछने का जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक बार प्रीवियस ईयर को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग एडिटोरियल से उठाएंगे सारे इडियम्स को। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक किए थे, इसमें लास्ट क्लास में हम लोग किए थे वर्ड नंबर 30 तक, यानी इडियम्स नंबर 30 तक। और 30 में क्या था, अ डेड लॉस। अ डेड लॉस, और अ डेड लॉस का मतलब होता है ऐसा चीज जो कंप्लीटली अनयूजेबल हो, कंप्लीटली यूजलेस हो, जिसका आप यूज ना करते हैं, वो आपके लिए पूरी तरह से बर्बाद हो गया हो। ठीक है, पूरी तरह से यूजलेस हो, उसी को बोलेंगे हम लोग अ डेड लॉस। ठीक है, आप किसी दोस्त को भी बोल दीजिएगा, हाँ बस ध्यान रहे कि दोस्त सामने वाला थोड़ा सा कैसा हो, आपसे कमजोर हो, नहीं तो वो पीट करके फिर आपको क्या कर देगा, अ डेड लॉस कर देगा। इसका मतलब आपको यूजलेस कर देगा। ठीक, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। और आगे में सबसे पहले क्या है, अ डायमंड इन द रफ। अ डायमंड इन द रफ, ठीक है, लिख लीजिए जल्दी से, अ डायमंड इन द रफ। अ डायमंड इन द रफ, इसका मतलब क्या होगा, देखिए डायमंड का मतलब भी आप जानते हैं, रफ का मतलब होता है ऐसा चीज जो उबड़ खाबड़ हो, जो कैसा हो, उबड़ खाबड़ हो, एक तरीके से पॉलिश में ना हो, एक तरीके से स्मूथ हो ना हो। ठीक है, उबड़ खाबड़ जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, रफ, या फिर खराब चीज को भी बोल देते हैं हम लोग रफ। तो इसका क्या मतलब होगा कि रफ में एक डायमंड, भाई रफ यानी खराब जगह पे डायमंड, इसका मतलब कुछ ऐसा चीज होगा जो काफी ज्यादा अच्छा हो और जिसके पास नहीं होना चाहिए उसके पास हो। अब इसका हम लोग मीनिंग पढ़ते हैं कि समवन और समथिंग विथ पोटेंशियल और टैलेंट बट लेकिंग ट्रेनिंग और पॉलिश। देखिए किसी के पास, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिसके पास टैलेंट की कमी नहीं होता है, पोटेंशियल की कमी नहीं होता है। जैसे आप सबके अंदर टैलेंट है, आप सबके अंदर पोटेंशियल है, आप सबके अंदर वो कुछ भी करने का जो बोलते हैं ना कि स्किल, वो सारा स्किल है, लेकिन आपको पॉलिश नहीं है, आप उस पर काम नहीं किए, ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, तो सारे के सारे टैलेंट को बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी देखते होंगे ना कि कुछ जो कबाड़ी वाले, और आजकल बड़ा ट्रेनिंग चल रहा है वो कच्चा बादाम वाला सॉन्ग है ना, तो एक्चुअली वो बेचता है कच्चा बादाम, लेकिन उसका जो गाने का जो शैली है, गाने का जो तरीका है, वो एक अच्छे खासे सिंगर के जैसा है, लेकिन उसको पॉलिश नहीं मिला, उसको अच्छा ट्रेनिंग नहीं मिला और ना ही वो एक सिंगर बन पाया। बहुत सारे आपको ट्रेन में गाते बजाते वाले दिख जाते हैं, बहुत सारे उसमें एक से एक टैलेंटेड लोग दिख जाते हैं, लेकिन उसको पॉलिश नहीं मिल पाता, उसको एक ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है। उसी को बोलेंगे अ डायमंड इन द रफ। अ डायमंड इन द रफ। तो जैसे आप ट्रेन में सफर करेंगे एग्जामिनेशन हॉल के लिए, एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंचने के लिए, और कहीं ऐसा कोई व्यक्ति दिख जाए तो आप तुरंत से माइंड में क्या रिपीट करेंगे, अ डायमंड इन द रफ। क्या बोलेंगे, अ डायमंड इन द रफ। हो गया ना लर्न। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अ डायम अ डजन।
डाइम अ डजन, इसका मतलब वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। ऐसे लोग या फिर ऐसी चीज, ऐसा कुछ भी जो इजीली आपके लिए अवेलेबल हो जाए, आराम से मिल जाए, उसका कोई वैल्यू ना हो, आराम से मिल जाए, कोई वैल्यू ना हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं अ डाइम अ डजन। इजीली मिलने वाला, वेरी कॉमन, जो हर जगह पे दिख जाए लेकिन उसका कुछ वैल्यू ना हो। नेक्स्ट आपके सामने अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब जानते हैं ना, नाश्ता, और डॉग का मतलब कुत्ता, कुत्ता का ब्रेकफास्ट, कुत्ते के नाश्ता, इसका मतलब। अब देखिए जब कुत्ता ना कुछ भी खा रहा होता है या फिर जब कुछ भी वो मतलब कहीं पे खाने की चेष्टा रखता हो तो कैसे खाता है, एकदम से लपड़ लपड़ करके पूरी तरह से उसको क्या करता है, मेस कर देता है, गड़बड़ कर देता है। तो अ डॉग्स ब्रेकफास्ट का मतलब होता है अ टोटल मेस, पूरी तरह से मिला हुआ, पूरी तरह से उसको गड़बड़ कर देना, ठीक है, पूरी तरह से उसको मिला देना, गड़बड़ कर देना, जैसा नहीं था वैसा कर देना। अब है अ डॉग्स लाइफ, कुत्ते की जिंदगी। तो कुत्ते की जिंदगी कैसा होता है, इस घर के सामने खड़ा रहा तो वहां के बच्चे उसको एक दो पत्थर से मार देते हैं, आगे गया तो दूसरा कोई मार दिया, बेचारा कुत्ता इधर उधर टहलते रहता है, माइजरेबल जिंदगी है, दयनीय जिंदगी। तो डॉग्स लाइफ का मतलब होता माइजरेबल एग्जिस्टेंस, ऐसा एग्जिस्टेंस जिसका अपना कुछ भी ना हो, दर दर भटकने वाले, इसी को बोलते हैं ना कि दर दर भटकने वाले व्यक्ति, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे अ डॉग्स लाइफ, अ डॉग्स लाइफ। अभी पढ़ लीजिए, बढ़िया से मेहनत कर लीजिए, नहीं तो यही चीज हर किसी के लाइफ में हो जाएगा। क्या होगा, अ डॉग्स लाइफ, माइजरेबल एग्जिस्टेंस। आप इस कंपनी में काम करेंगे कुछ दिन, पता चला कि उस कंपनी बंद हो गया तो वहां चले गए, वो बंद हो गया तो वहां चले गए, इसका मतलब बन जाएगा आपका लाइफ कैसा, डॉग्स लाइफ। तो मेहनत करना है शिद्दत के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से, कि कामयाबी आपके पास आ जाए, ना कि आप कामयाबी के पास है। इतने अच्छे तरीके से, इतने शिद्दत के साथ मेहनत करना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे 35 नंबर, अ ड्रॉप इन अ बकेट। बकेट का मतलब क्या होता है, बाल्टी। बाल्टी के अंदर एक छोटा सा ड्रॉप हो, छोटी सी बूंद हो पानी का, छोटी सी बूंद हो बाल्टी के अंदर पानी का, क्या पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि इस बाल्टी में पानी है या नहीं। इसी को बोलेंगे अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग, कुछ बड़ा हो और बड़ा का छोटा सा पार्ट। मान लीजिए कि बर्थडे का केक कट रहा है और केक में से एकदम छोटा सा पार्ट आपको दे रहा है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भाई अ ड्रॉप इन अ बकेट। इतना बड़ा केक है और आप मुझे बस एक चीनी के दाने भर केक खिला रहे हैं, तो उसी को बोलेंगे क्या बोलेंगे, अ ड्रॉप इन अ बकेट। अ ड्रॉप इन द ओशियन। अब देखिए, अब क्या है, ओशियन में है एक ड्रॉप, ठीक, निकल चाह रहे हैं, अकेले हो जाएगा, विदेश में छोड़ के जा रहे हैं आपको। देख रहे हैं ना सर, हमको छोड़ करके जा रहे हैं, ठीक है, और फिर साथ ही रहना नितिन, अकेले भुला जाएगा, पता मेरे साथ बहुत सारे लोग लाइव जुड़े हैं, पता है नहीं आपको। चलिए इधर फिर हम लोग फोकस करके पढ़ते हैं। ऐसे सर इसको कट करेंगे कि रहने देंगे, चलिए। अ ड्रॉप इन द ओशियन, इसका मतलब क्या बनेगा, अ वेरी स्मॉल पार्ट अमाउंट कंपेयर्ड विद इज नीडेड और एक्सपेक्टेड। जितना बड़ा सोचे थे ना ख्याली पुलाव कि ऐसे करेंगे, लैम्बोर्गिनी लेंगे, BMW लेंगे, ये कुछ करेंगे, वो कुछ करेंगे, कुछ नहीं कर पाए। एक साइकिल खरीदे, वो भी साइकिल सेकेंड हैंड खरीदे, उसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अ ड्रॉप इन द ओशियन। बहुत कुछ हम लोग सोच के रखे थे, अ वेरी स्मॉल पार्ट अमाउंट कंपेयर्ड विद इज एक्सपेक्टेड। जितना कुछ हम लोग को जरूरत था, जितना हम लोग सोचे थे, उतना ना मिला, बहुत छोटा पार्ट मिला, इसी को बोलेंगे, इसी को क्या बोलेंगे, अ ड्रॉप इन द ओशियन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको कुछ पैसे, सपोज करते हैं कि 5 lakhs का आपको मतलब रिक्वायरमेंट है, लेकिन आपका कोई दोस्त 5 रुपए आपको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है, इसी को बोलेंगे भाई सुनो सुनो सुनो, अ ड्रॉप इन द ओशियन, हमको इतना चाहिए और आप इतना दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट, अ ड्राई रन। अ ड्राई रन इसका मतलब है रिहर्सल ऑफ एन इवेंट। सूखे में दौड़ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना, रिहर्सल करना, ठीक है,
उसको प्रैक्टिस करने को ही क्या बोलेंगे, अ ड्राई रन। और ये चीज आपको दिखेगा कहाँ पे, ये चीज दिखेगा आपको प्रत्येक जो हम लोग का 26 जनवरी होता है उस दिन का जो भी परेड वगैरह होता है ना, उससे पहले जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, जो हमारे आर्मी होते हैं, वो जो कुछ कर रहा होता है उस दिन के न्यूज़पेपर में आपको ये दिख जाएगा। क्या दिखेगा, अ ड्राई रन बाय दिस दिस, उसका क्या बोलते हैं, छोटे से टुकड़ी के द्वारा, है ना, दिस ट्रूप। ठीक है, अभी आ गया अचानक से 38, अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स, इसका क्या बनेगा, इसका मतलब बनेगा एन अनप्लीजेंट सिचुएशन, ऐसा सिचुएशन जिसमें आप नाखुश रहते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आपके मनचाहत वाला चीज ना हो, एकदम से उल्टा हो। ठीक है, तो वैसे सिचुएशन को बोलेंगे अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। अ फायर इन समवन्स बेली, किसी के पेट में, बोलते नहीं तेरे पेट में कुछ पचता नहीं है, तो वही अ फायर इन समवन्स बेली, वन हु इज एनर्जेटिक एंड एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, किसी भी चीज को लेकर के जो पूरी तरह से एक्टिव हो, एंथुजियास्टिक हो कि नहीं मुझे ये करना है, चलो 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 चलो, जैसे बोलते हैं ना कि कल घूमने जाना है, तो कोई तो बोलता है कि कल जाएंगे, चलो ना अभी चलते हैं, तो उसके अंदर उसके पेट में क्या है, उसके पेट में है अ फायर इन समवन्स बेली। अरे हाँ, पेट्रोल पी लिए हो क्या, वही वाला चीज कि इतनी जल्दीबाजी में हो, पेट्रोल पिए हो क्या, वही वाला सेंस होगा, क्या वही होगा अ फायर इन समवन्स बेली। अ फिश आउट ऑफ वाटर, यदि फिश को आउट ऑफ मतलब बाहर, पानी से बाहर रखेंगे तो क्या होगा, फिश मर जाएगा, अनकंफर्टेबल। बंद कर देंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर के इडियम्स के साथ, है ना। अभी तक हम लोग क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं, यहाँ तक 40 में क्या, अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। सच में आप देखिए, मछली को यदि पानी से बाहर रख दिया जाए तो मछली कैसे बेचैन हो जाएगी, मर जाएगी। इसका मतलब यदि इडियम्स में यूज करें तो अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होगा एक ऐसा सिचुएशन जहां पे आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, आप भी बेचैन महसूस करते हैं, तो उसी को आप बोल सकेंगे अ फिश आउट ऑफ वाटर। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे आपके सामने अ फ्लाई ऑन द वॉल, वॉल पे एक मक्खी, इसका मतलब एक हिडन चीज जो छुपा हो और छुप करके आपको ऑब्जर्व कर रहा है, छुप करके आपको ऑब्जर्व कर रहा है, इसी को बोलेंगे इडियम्स के रूप में अ फ्लाई ऑन द वॉल। ठीक है, अ फ्लाई ऑन द वॉल। अब आगे देखिए इसका क्या मतलब बनेगा, एन अनपर्सीव्ड ऑब्जर्वर। अनपर्सीव्ड का मतलब जिसे आप इजिली नहीं देख पाते, उसी को बोलते हैं अनपर्सीव्ड, दैट कैन नॉट बी सीन इजिली, जो इजिली नहीं दिखता है इसी को बोलेंगे अनपर्सीव्ड। ठीक है, अब है नेक्स्ट आपके सामने 42, अ फ्लाइंग विजिट। फ्लाइंग विजिट, तुरंत से किसी के यहाँ पे पहुंचना, किसी के यहाँ पे जाना, विजिट करना, दैट इज अ फ्लाइंग विजिट। जैसे बहुत सारे मेहमान लोग जो होते हैं ना, वो तुरंत से आपके घर आते रहते हैं, 20 दिन हुआ फिर आ गए, फिर 5 दिन के बाद आ गए, फिर नेक्स्ट सप्ताह आ गए, तो उसको आप क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अ फ्लाइंग विजिट। ठीक है, अ फ्लाइंग विजिट, अ वेरी शॉर्ट विजिट। ठीक है, वेरी शॉर्ट विजिट। अब आगे या फिर इसको इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं ना कि कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि हाँ हम जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट कौन क्या है आपके सामने, अ फ्लाइंग विजिट। अ फ्लाइंग विजिट क्या होता है, अ वेरी शॉर्ट विजिट। जैसे बहुत सारे आपके जो गेस्ट लोग होते हैं आपके घर आते हैं और आ नहीं पाए कि तुरंत बोलेंगे कि बस निकल रहे हैं, तो हम निकले तो चले, अरे भाई तो आए क्यों, जरा कुछ देर तो ठहर लो ना, कुछ देर रुक लो, कुछ बातें कर लो, चाय पानी तो कर लो। लेकिन आने से पहले वो फिक्स कर लेता है कि जाएंगे तुरंत से आ जाएंगे, और आने के बाद आपको पकाएंगे कि तो अब हम निकले, ऐसे बोलते रहेंगे, इसी को बोलेंगे अ फ्लाइंग विजिट। इसी को क्या बोलेंगे, अ फ्लाइंग विजिट। 43 नंबर, अ फूल्स पैराडाइज, मूर्खों का किंगडम। पैराडाइज का मतलब होता है शहर, मूर्खों का शहर। तो मूर्ख लोग ना एकदम से ऐसे बात करेगा और सारे लोग हंसेंगे, जैसे वो बहुत ही खतरनाक वाले बात बोल चुके हैं, लेकिन नहीं, एकदम बेवकूफ वाले बात बोलते हैं, उसी पे वे लोग हंसते भी हैं।
तो फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है कि हंसो, बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश रीजंस। फुलिश रीजन, बकवास वाले चीजों पे, बेतुका वाले बातों पे, बेतुका वाले रीजन पे हंसना, इसी को बोलेंगे अ फूल्स पैराडाइज। नेक्स्ट आपके सामने है अ जेंटलमैन एट लार्ज। देखिए एट लार्ज कौन लोग होते हैं? जो भगोड़े किस्म के लोग होते हैं, जो कहीं से पैसा वगैरह चोरी कर लिए या फिर ले लिए और उस जगह को छोड़ करके भाग गए। एज फॉर एग्जाम्पल में विजय माल्या, ठीक है, नीरव मोदी, ये सब लोग एट लार्ज है। इसका मतलब भगोड़े किस्म के व्यक्ति हैं। ये सब पैसे इंडिया के बैंक से ले लिया और भाग करके कोई दूसरे देश में रह रहा है। लेकिन यदि एट लार्ज है कोई जेंटलमैन, कोई नेक दिल के आदमी, कोई बहुत ही अच्छा आदमी एट लार्ज है, भगोड़े है, इसका मतलब कि वो व्यक्ति के पास जॉब नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है और इसीलिए वो आपसे दूर रहते हैं ताकि आप उसको खर्चा करने की जरूरत ना पड़े। और जब खर्चा करने की जरूरत पड़े तो उसके पास पैसे भी तो होने चाहिए ना, इसलिए वो साइड रहता है। तो अ जेंटलमैन एट लार्ज का मतलब हो गया अ मैन विदाउट अ जॉब, एक ऐसा आदमी जिसके पास जॉब ना हो, बेरोजगार हो, है ना। बेरोजगार को क्या बोलेंगे? बेरोजगार को बोल देंगे आप अ जेंटलमैन एट लार्ज। नेक्स्ट आपके सामने अ गोल्डन मील। अ गोल्डन मील, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी कब करते हैं? जब दो अलग अलग लोगों के बीच में आप उन दोनों को सुलह कराने की कोशिश करते हैं, एक करने की कोशिश करते हैं, दोनों के बीच में रिलेशन तैयार करने की कोशिश करते हैं, इसी को बोलते हैं गोल्डन मील। इसका मतलब कि मिडिल कोर्स बिटवीन टू एक्सट्रीमिज। एक्सट्रीमिज का मतलब होता है जो अलग अलग सोच के व्यक्ति हो, दूर रहने वाले व्यक्ति हो, उन दोनों के बीच के जो कोर्स होता है, बीच के मिलाने वाले जो कड़ी होता है, इसी कड़ी को बोलेंगे गोल्डन मील। नेक्स्ट अ गुड सैमारिटन। अ गुड सैमारिटन, अ गुड सैमारिटन का मतलब हुआ कि जो आपके भलाई के लिए सोचते हो, जो आपको मदद करना चाहता हो, जो आपके लिए मददगार हो, वैसे व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे? अ गुड सैमारिटन, ठीक है। और सारे लोगों के जो दोस्त होते हैं ना कमोबेश, वो सारे के सारे लोग गुड सैमारिटन होते हैं, कुछ को छोड़ करके, है ना। चलिए अब है अ ग्रीन हॉर्न। अ ग्रीन हॉर्न, अ ग्रीन हॉर्न, या फिर देखिए यहाँ पे तो हॉर्न जरूर लिखा हुआ है, लेकिन जरा ऐसे सोचिए कि जब ना कोई पेड़ पौधा होता है या फिर कोई छोटा सा जो सैपलिंग होता है, पौधे होते हैं, जब वो बड़ा हो रहा होता है तो उसके जो शुरुआत वाले, जहाँ पे उसको नाजुक बोलते हैं ना, कि नए कली आता है, वो कैसा दिखता है? एकदम से हरा दिखता है, एकदम से वो मुलायम रहता है। इसी को आप यहाँ पे ऐड करके देखिए, अ ग्रीन हॉर्न, जब एकदम कली हरी हो, इसका बड़ा नाजुक हो, इनएक्सपीरियंस्ड हो, उसको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो अ ग्रीन हॉर्न का मतलब हुआ एन इनएक्सपीरियंस्ड मैन, एक ऐसा आदमी जिसके पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस ना हो, अभी एकदम शुरुआत में हो, नोवाइस हो, उसी को बोलेंगे अ ग्रीन हॉर्न। इसके बाद अ ग्रे एरिया। अ ग्रे एरिया, इसका मतलब ग्रे एरिया में, ग्रे का मतलब क्या होता है? धुंधलापन। ग्रे का मतलब धुंधलापन, और धुंधलापन का मतलब क्लियर दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो अ ग्रे एरिया का मतलब होगा एन अनक्लियर सिचुएशन, एन अनक्लियर सिचुएशन। नेक्स्ट अ हेयर इन बटर। आप देखिए कि बटर जो मक्खन होता है ना, उसके ऊपर एक हेयर के जो आपको दिखता है, उसको आप गिरा दीजिए और अब उसको उठाने की कोशिश कीजिए हाथ से। तो जितना बार हाथ उसमें टच होगा ना, वो हेयर का जो पीस है वो क्या होगा? और अंदर चला जाएगा, आप उसको उठा नहीं पाएंगे इजिली। इसका मतलब टफ सिचुएशन है आपके लिए, चैलेंजिंग सिचुएशन। तो अ हेयर इन बटर का मतलब होता है अ चैलेंजिंग सिचुएशन, अ चैलेंजिंग सिचुएशन। नेक्स्ट है अ हेयर्स ब्रेथ। अ हेयर्स ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई और हेयर का ब्रेथ। तो हेयर का ब्रेथ कितना होता है? एकदम से मतलब माप नहीं पाएंगे, है ना। उसकी चौड़ाई को माप पाएंगे? नहीं माप पाएंगे। इसका मतलब हुआ कि टेलिंग अबाउट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग, किसी चीज के बारे में छोटा सा बात बताना। जानते हो उसे? किसे भाई? नहीं, उसे जानते हो? और वो मुस्कुरा के चला गया। अब आप सोच में पड़ गए कि कौन है भाई, किसके बारे में बोल रहा था? मुस्काया भी था वहां पे, उससे बोल के जो मुस्का दिया ना, वही उसे और मुस्कान को क्या बोलेंगे? बोलेंगे अ हेयर्स ब्रेथ। अब दिन भर सोचते रह गए कि किसके बारे में बात कर रहा था भाई, इसी चीज को बोलेंगे अ हेयर्स ब्रेथ।
ठीक है, चलिए, तो आई थिंक ये सारे आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़े, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा आपको कुछ दिखाना है, जरा आप भी देख लीजिए। ये है लर्नर्स पॉइंट का यूट्यूब चैनल, और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, हाँ, जिसमें आप अभी पढ़ रहे हैं ना, इसी चैनल के माध्यम से आपको हम लोग बहुत सारे अच्छे कंटेंट आपके एग्जाम की तैयारी के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश करते रहते हैं। तो यदि आप लोग नए हैं तो पहली बात है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद देखिए, आप जाइए प्लेलिस्ट में देखिए, यदि आपको रीजनिंग बेसिक से पढ़ना है तो मेगा मैम आपको रीजनिंग बेसिक से पढ़ा रही है, और अभी तक इसमें 9 वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। आप आराम से उन सारे 9 वीडियोस को देख भी लीजिए, आपको आपके एग्जाम की तैयारी में बड़ा सपोर्ट मिलेगा। साथ ही सर जो है वो जियोमेट्री शुरू किए हैं, और जियोमेट्री में आपको जो है काफी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक लेकर के चलने वाले हैं सर। इवन आपको ग्रामर में टेंस के साथ शुरुआत की है, एकदम बेसिक से लेकर के एडवांस ग्रामर तक। और इस इंग्लिश को पढ़ करके, इस इंग्लिश ग्रामर को पढ़ करके आप चाहे कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम में बेहतर स्कोरिंग कर सकते हैं, ये मेरा विश्वास है। आप भी विश्वास के साथ इन सारे वीडियोस को भी देख लीजिए और आगे कंटिन्यू भी रहिए, ठीक है। इसी तरीके से टाइम एंड वर्क का मैराथन जो कि सर कराए हैं 2 वीडियोस में कंप्लीट है। 2 वीडियोस देखने के बाद आपको सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से इस पे आपको देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे आपको प्रैक्टिस भी सर करवाए हैं, और इस तरीके से आप देखेंगे तो सारे जो कंटेंट है आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में आपको एक और भी चीज मिलेगा जो कि है आपके लिए वोकैब। आप यदि फर्स्ट टाइम इस वोकैब को देख रहे हैं तो इससे रिलेटेड 44 वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। फिर आप 44 को नहीं भी देख पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आज से कंटिन्यू रहिए, और जहां तक हो पाता है तो पीछे वाले वीडियोस को कभी कभी आप रिवाइज भी करते रहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ये सारे कंटेंट काफी हेल्पफुल होगा, ठीक। तो आप लोग यदि नए हैं तो इसमें जुड़ करके इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब फिर से हम लोग लौटते हैं अपने इस जर्नी पे और आगे वाले इडियम्स को पढ़ते हैं। अब आगे आपके सामने क्या इडियम है, 51 नंबर, और इसमें क्या लिखा हुआ, अ हेयर ब्रेथ एस्केप, एकदम से बाल बचना, इसी को क्या बोलेंगे, अ हेयर्स ब्रेथ एस्केप, ठीक है। अ नैरो एस्केप, बाल बचे, बोलते भी हैं आप, इसी को इडियम में क्या बोलेंगे, अ हेयर ब्रेथ एस्केप। इसके बाद है 52 नंबर, अ हार्ड नट टू क्रैक, हार्ड जो कि काफी टफ हो, नट मतलब वो सुपारी, उसको चबाना कितना टफ होता है, काफी टफ होता है। अ हार्ड नट टू क्रैक का मतलब ही हुआ कि डिफिकल्ट टास्क, जो टास्क आपके लिए बड़ा टफ हो उसका बोल दीजिए दिस इज अ हार्ड नट टू क्रैक, ठीक। नेक्स्ट आपके सामने अ हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब एन अनप्लीजेंट सिचुएशन। देखिए हॉर्नेट क्या होता है, रानी मधुमक्खी, हॉर्नेट का मतलब रानी मधुमक्खी, और उसके छत्ते के पास आप जाएंगे तो थोड़ा सा कुछ बदमाशी कर दिए, फिर वो मधुमक्खी आपको बताएगी, आपको दौड़ाएगी पहले, और दौड़ाने के बाद यदि आपके शरीर में वो मतलब लटक गई ना तो फिर लाल पीला आपका शरीर होना चाहिए, साथ में वो एकदम ना कहीं पठार कहीं पहाड़, ठीक है, कहीं मैदान, ये आपके बॉडी में होना चाहिए। इसका मतलब सिचुएशन आप कैसा कर लिए, अनप्लीजेंट कर लिए। सिचुएशन कैसा कर लिए, अनप्लीजेंट। खैर वो बदमाशी तो आप नहीं करेंगे, मुझे पता है। नेक्स्ट है 54 नंबर, अ हॉट पोटैटो, एकदम गरम आलू, इसका मतलब मुद्दा गरम है, आलू गरम नहीं, ठीक है। अ कंट्रोवर्शियल इशू, ऐसा इशू जो काफी कंट्रोवर्शियल हो, एकदम मुद्दा गरम बोलते हैं ना, वही वाला चीज, विवादित मुद्दा। कंट्रोवर्शियल का मतलब विवादित, कंट्रोवर्शियल विवादित, ठीक है। आप एकदम से एक्टिव होकर के बैठिए, तब जाकर के आप इन सारे वर्ड को लिख पाएंगे, ठीक है। 55 नंबर, अ हाउस ऑफ कार्ड्स, ठीक है। अ हाउस ऑफ कार्ड, इसका मतलब एन अनसिक्योर स्कीम, ऐसा देखिए, अब जब लॉटरी खेलने से आते हैं, ठीक है, और लॉटरी में से ना बहुत सारे कार्ड डाल दिए, पूरा रूम भर भर के कार्ड दे दिए, और बोलेंगे कि इसमें से एक कार्ड में आपको 1 लाख रुपए मिलने वाला है, ठीक है, चुन लीजिए। तो कैसे चुनेंगे, आपके लिए पूरी तरह से अनक्लियर है, पूरी तरह से वो उलझा हुआ है, उसी को बोलेंगे इनसिक्योर, मतलब लगभग आप हारने वाले हैं,
ठीक है, क्योंकि एक पूरा भरा हुआ रूम में से एक ही कार्ड निकालना है जिसमें कि 1 लाख रुपए आपको मिलने वाला है, तो आप नहीं निकाल पाएंगे। 99.9% आप हार जाएंगे, इसलिए उसको बोलेंगे इनसिक्योर, उसमें कोई भी सिक्योरिटी आपका नहीं है। नेक्स्ट, अ किक इन द टीथ। अ किक इन द टीथ इसका मतलब अ ग्रेव सेटबैक, ऐसा जो सिचुएशन जो आपके लिए काफी कैसा हो, ग्रेव हो, काफी उलझा हुआ, इसी को क्या बोलेंगे, अ किक इन द टीथ। नेक्स्ट, अ लेम एक्सक्यूज। अ लेम एक्सक्यूज बोलते हो ना कि आप झूठ का बहाना मत बनाओ, बार बार एक्सक्यूज बनाते रहते हो, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो जो झूठ का बहाना बनाते हैं ना, झूठ का बहाना बनाते हैं, एकदम छोटा सा बहाना बनाते हैं जिस बहाने का कोई मतलब नहीं होता है, उसी बहाना को बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में अ लेम एक्सक्यूज। क्या बोलेंगे, अ लेम एक्सक्यूज, वीक एक्सक्यूज, ठीक है, वीक एक्सक्यूज, ठीक। इसके बाद है 58 नंबर, अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक इसका मतलब कुछ ऐसा चीज जो आपको बार बार हंसाते रहे। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं ना जिसको देख करके, हाँ एक एग्जांपल आपको देते हैं, राजपाल यादव जो देखते हैं ना, या फिर ब्रह्मानंदम जो साउथ इंडिया के एक कोई एक्टर है, उसको देख लीजिए केवल आप हंसने लगेंगे, क्योंकि वो देखने में उसका जो पोस्चर है, उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो आपको हंसा देगा। ऐसे ही राजपाल यादव, तो उस दोनों व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, उन दोनों व्यक्ति को बोलेंगे अ लाफिंग स्टॉक। क्या बोलेंगे, अ लाफिंग स्टॉक। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर, हंसने और हंसाने का वो चीज, वो वस्तु जिसको देख करके हर कोई हंस जाए, इसी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अ लाफिंग स्टॉक, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने है अ लीन पैच। अ लीन पैच इसका मतलब होता है कि अ पीरियड ऑफ पुअर परफॉर्मेंस, जब आप पुअर परफॉर्मेंस देते हैं, जब आपकी परफॉर्मेंस एकदम खराब होती है, उस समय को बोलेंगे अ लीन पैच। क्या बोलेंगे, अ लीन पैच। इसके बाद है अ लेफ्ट हैंडेड। अ लेफ्ट हैंडेड जो बाएं हाथ के लोग होते हैं, है ना, तो बोला भी जाता है कि वे बड़े तेज होते हैं, एम्बिगुअस होते हैं। इसका मतलब कि अ लेफ्ट हैंडेड का मतलब एन एम्बिगुअस कॉम्प्लीमेंट, वो ऐसा कॉम्प्लीमेंट देंगे जिसको सुन करके आपको भी अच्छा लगेगा, आपके भलाई के लिए, या फिर बोला जाता है कि आपको कंफर्टेबल फील कराने के लिए, आपको खुश फील कराने के लिए जो कॉम्प्लीमेंट देता है, इसी को बोलेंगे अ लेफ्ट हैंडेड, ठीक है, अ लेफ्ट हैंडेड। ये इडियम है और इसका मीनिंग कुछ अलग है, तो ध्यान रखें कि इडियम के मीनिंग अलग होते हैं। इडियम कुछ भी लिखा रहता है और उसका मतलब कुछ और भी बनता है। तो आई होप कि ये सारे इडियम्स अभी तक आपको जो जितना कुछ बताएं सारा समझ में आया होगा। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये चांस भी बनता है कि ये सारे आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछे जा सकेंगे, क्योंकि देखा गया है कि बार बार इसे फ्रिक्वेंटली तरीके से बार बार इसको पूछ लिया जाता है। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, लाइक करते हुए और शेयर करते हुए जाना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।